वेलकम डियर फ्रेंड्स। हम लोग अभी सर्वे 2 सब्जेक्ट इस सेमिस्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वे 2 सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसको पढ़ने से पहले हम लोग सर्वे 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था इसकी रिवीजन हम लोग पहले कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सर्वे 1 में सबसे पहले तो हमने चेन सर्वे पढ़ा था, फिर दूसरे यूनिट में हमने कंपास सर्वे के बारे में देखा था, फिर हमने पढ़ा था कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टाइप्स के लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ और लेवल, इसके बारे में हमने देखा। और फिर हमने लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम लोग लेवलिंग सर्वे कर सकते हैं इसका भी प्रैक्टिकल हमने किया था। और फिर 5वें यूनिट में हमने थियोडलाइट भी देखा था। जो थियोडलाइट हमको उसको अलग अलग ऑपरेशन करके हम लोग उससे एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं और हम लोग अलग अलग लेवल्स भी ले सकते हैं। तो थियोडलाइट सर्वे ऑल्सो वी हैव लर्न। और हमने सबसे आखिरी में यूनिट में सिंपल लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रैक्टिकल में होने वाला सर्वे है, जो भूमि अभिलेख कार्यालय वाले जो ऑफिसर है वो अपनी जमीन गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने देखा था प्लेन टेबल सर्वे। तो हम लोग पहले ये 6 यूनिट की 1 बाय 1 रिवीजन करेंगे, क्योंकि सर्वे 2 सब्जेक्ट में जो हमको सर्वे करने हैं या जो यूनिट पढ़ने हैं उसमें इन सारे सब्जेक्ट के जो हमारे ऑल दिस टाइप ऑफ सर्वे दैट वी आर यूजिंग इन यूनिट्स ऑफ द सर्वे 2। सो फर्स्ट वी विल लर्न 1 बाय 1। तो सर्वे 1 का जो पहला हमारा यूनिट था, सर्वे 1 में चेन सर्वे में हमने पहले अलग अलग टाइप्स के सर्वे देखे थे। जैसा कि आपको पता है कि टोपोग्राफिकल सर्वे जो हमारे रिवर, लेक्स और हमारी जो वैलीज है, हिल्स है, ऐसे जगह के एरिया के लिए हम लोग उसको करते थे। देन हमने देखा कैडेस्ट्रल सर्वे, जहां पे हमको प्रॉपर्टी लाइंस, एरिया और बाउंड्री और अलग अलग शहर के जो वार्ड्स है उसको दिखाना है, तो उसके लिए जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं वो हो गया हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे। फिर हमने देखा था कि सिटी सर्वे, सिटी के अंदर कई सारी हमारी पब्लिक यूटिलिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक की लाइन है, हमारी वाटर सप्लाई की लाइन है, सीवर लाइन है, अदर वर्क जो भी सिटी में होता है। तो कारपोरेशन को अपने सिटी में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है उसका जो मैप चाहिए वो होता है सिटी सर्वे। तो ऐसे पर्पज के लिए जो सर्वे हम लोग करेंगे वो हो गया हमारा सिटी सर्वे। तो लैंड सर्वे में हमने 3 टाइप के सर्वे के कैटेगरी देखे थे। इसमें से हमने ये सारे सर्वे करने के लिए हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल सर्वे में सीखा था। अब ये प्रैक्टिकली जितने भी क्लासिफिकेशन हमारे हैं उसके लिए हमको किस प्रकार से अलग अलग सर्वे कर सकते वो हम लोग देखेंगे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये हमको अभी सर्वे 2 में पढ़ना है, बिकॉज इन वाटर बॉडी, हार्बर एंड सी वर्क, शोर लाइन और बैंक्स, यहाँ पे हमको अलग अलग स्ट्रक्चर खड़े करने पड़ते हैं और फिर वहां पे भी हमको उसका प्लान बनाना पड़ता है पहले, और वो प्लान बनाने के लिए जो जानकारी हमको मिलाना है, सो वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड फॉर डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द वाटर बॉडीज। So for that purpose we have to go for hydrographic survey. So hydrographic survey and another type that is astronomical survey. So that is also now we are learning in this survey 2। हम लोग इसके अंदर astronomical survey भी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ है जो सोलर प्लेनेट में है और उसको कोई सैटेलाइट्स है, और इस प्रकार से जो भी हमारा ये जो यूनिवर्स बना है, ये यूनिवर्स में जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है इसकी भी लोकेशन हमको पता करनी पड़ती है। रिसेंटली नाउ वी हैव डन द मार्स अभियान हमने किया और मंगल पे हमने हमारा एक यान छोड़ा। तो उसको छोड़ने के लिए भी आपको मार्स कहाँ पे है सोलर सिस्टम में, हमारी अर्थ कहाँ पे है और कहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी बनेगी और किस पास से हमारा जो सैटेलाइट है वो दूसरे ग्रह पे जाएगा, चांद पे जाएगा या मंगल पे जाएगा। सो उसका भी स्पेस में हमको प्लानिंग करना होता है। सो हमको स्पेस में भी उसका डिस्टेंस और लोकेशन पता करता होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क ऑफ द सर्वे। So that we are covering into astronomical survey. So in first unit we have seen that based on the nature of the field there are different types of survey. Similarly, another types of survey we have seen in other category, that is depending on the object of the surveying. सर्वे किस पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमने अलग अलग सर्वे के कैटेगरी देखे थे। तो सबसे पहला जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो है इंजीनियरिंग सर्वे, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग डाटा, क्वांटिटीज और एरिया गिनने के लिए हम लोग ज्यादा कोई तो भी फील्ड में से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो दैट आल्सो नाउ वी आर लर्निंग। तो सर्वे 2 में भी हमारे ऐसे कुछ पार्ट्स है कि जहां पे हमको इंजीनियरिंग डिजाइन के हिसाब से डाटा कलेक्ट करना है। सो दैट टाइप सर्वे दैट वी आर लर्निंग इन इंजीनियरिंग सर्वे। देन ऑलरेडी वी हैव सीन दैट सम मिलिट्री operations purpose we have to collect some data from the field. So all that comes under the military survey. Then we have seen also mine survey. So now we know that हमें कोयला निकालना पड़ता है, हमको बिजली बनाना है। So we have to make some mines. अब हमारे अभी चंद्रपुर में ओपन माइंस है और उसके अंदर कुछ जो माइंस है वो अंदर में जाके हमको कोयला निकालना होता है। तो उसका भी प्लानिंग पहले हमको कागज पे बनाना पड़ता है कि कहाँ पे माइन खोदना है, कहाँ पे माइन का फिलिंग करना है,
कहाँ पे कोयला है, so we have to carry out the geological investigation and based on that we have to prepare the plan, and in that purpose whatever the data we have to collect for preparing the mining operation and all this, so we have to create the map, and that work we are carrying out in the mine survey work. So in the mine survey, that is also now we are learning in survey 2. So ये भी हम अभी इस पे पढ़ने वाले हैं. And then another is geological survey. So this is now you are learning, you have learned in geology subject what is the structure of the earth crust and how the different types of rocks they are found and what are the different types of structure in the earth crust. So for that, if you have to collect some data, so what is the depth of the mantle or depth of the water body or depth of the different types of the layers of the earth crust, so that survey we are carrying out, that is in the geological survey. And another is archaeological survey. So that is all known to you. जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हमने पहले पता किया था. So that way we have to identify that there are some archaeological structures in the earth, and for that we have to carry out systematic planning, collection of the data, and from that we are starting that हम लोग उसको digging कैसा करने वाले हैं, या फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए जो भी प्रोटेक्शन का काम करना है उसके लिए हमको जो मैप बनाने हैं, वो सारा जो काम है डाटा कलेक्शन का, ड्राइंग बनाने का, इट कम्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे. तो सर्वे 1 में हमने सबसे पहले देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. नाउ इन क्लासिफिकेशन में हमने जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखा था, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. और सर्वे 1 में हमने इसी को ही फोकस किया था कि किस प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग प्रकार के सर्वे कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव सीन दैट इज चेन सर्वे. So that first unit was there using chain. Then another we have seen that is compass. Then another we have seen that is theodolite instrument we are using. Then leveling survey we have seen. Then plane survey we are seeing. Now there are other categories also we have enlisted here. So one of it that is triangulation survey. तो survey 2 में हम लोग अभी triangulation survey भी हमने अभी देखा नहीं है. So that in detail we are also learning now triangulation survey in survey 2. Then tachometric survey also we have enlisted. So when we are using the theodolite for angular measurement, so we can also use theodolite for taking the leveling observation. तो theodolite का इस्तेमाल यदि आप लेवल का जैसा करते हो तो उससे आपको लेवलिंग का ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, और उसका इस्तेमाल करके we can carry out tachometric survey. So in survey 2, now in this year we are also learning tachometric survey by using tachometric instrument, and it is nothing but the theodolite. And last is photogrammetric survey. So all you know that nowadays we are using for different purpose, we are using the drones, and we are taking the photographs of the various lands. Nowadays when you have to carry out some of the planning of the highway work or some of the large infrastructure projects, so for that we have to create the map of that area. So by using all these instruments, but also we can use the photogrammetry. Means आप हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से या एरोप्लेन से या सैटेलाइट से फोटोग्राफी कर सकते हो, और जो भी एरिया चाहिए उसका आप मैप बना सकते हो. So that also we have to learn. So in survey 2 again we are learning this photogrammetric survey. So that is also one of the unit in the survey 2, and the part of it is aerial survey. So how we have carry out this? तो इसमें हमने जो अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो सर्वे देखे हमने, इसमें हमने चेन, कंपास, थियोडोलाइट, लेवलिंग, प्लेन टेबल और लेवलिंग सर्वे के 2 यूनिट, ऐसे 6 यूनिट हमने सर्वे 1 में देखे थे. तो रिमेनिंग पार्ट नाउ इन सर्वे 2 we will going to learn that based on the instrument what are the different categories of surveys are there. So that we are learning in survey 2 subject. Now if we take the roundup of the first unit, तो हमने चेन सर्वे में सबसे पहले देखा था कि हमको सबसे पहले तो कोई भी सर्वे करने के लिए रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करना होता है. देन फ्रॉम दैट वी आर प्रिपेयरिंग सम इंडेक्स मार्क, फिर हम कुछ स्टेशन फिक्स करते, देन वी आर टेकिंग द सम रेफरेंसेस, एंड देन वी आर टेकिंग सम मेजरमेंट्स, और फिर वो सारा हम लोग नोटबुक में या फील्ड बुक में हमारा ऑब्जर्वेशन कर लेते. तो चेन सर्वे के ऑब्जर्वेशन फील्ड बुक में कैसे लिखना, दैट आल्सो वी हैव लर्न. सो दैट इज द प्रोसीजर वी आर यूजिंग. और हमने फिर इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे लाइक एरो, पेग, चेन, मेजरिंग के लिए टेप, और लेस और व्हाइट्स हमको चाहिए कुछ मार्किंग करने के लिए, तो वर्टिकल पॉइंट देने के लिए हमको प्लम बॉब चाहिए. चेन के डिफरेंट टाइप भी हमने देखे, एंड देन वी आर आल्सो यूज द क्रॉस टॉप एंड लाइन रेंजर. सो ऑलरेडी इन सर्वे 1 वी हैव सीन दैट वी आर यूजिंग द रेंजिंग रॉड for various chain survey or any other survey because these are the basic survey. तो ranging rod हमको हमेशा लगने वाले हैं. Then we have seen the different types of chains are there. So most important here nowadays we are using the metric chain having 20 meter length and 30 meter length. So for now in this survey 2 also for some of the survey we have to also utilize the chain. Then we have seen that there are different markings and links are given. So from that we can identify the distance with the help of the
chain survey. So all that we have learned in the unit of chain survey. So there also one important instrument, that is tape. So all of you are now knowing and you are having the tape and you can use it. Then we have seen there are pegs and then plumb bobs and then arrows, and with the help of this we can carry out the chain survey. With this chain survey, then we have to carry out some of the special operation. So for the purpose, along with this instrument, peg and plumb bob and arrow, we have to carry out some of the measurements where we have to take the perpendicular and where we have to measure the long distances. But when we are using the chain or tape for the measurement, there are some problems, and that problem also we have identified. Because of that problem, there is a correction in the measurement. हर एक मेजरमेंट में हमारी गलती हो सकती है, और फिर वो मेजरमेंट में जो गलती है, that we are calling it as error. So that error we have to eliminate, and to eliminate the error we have to apply the different types of corrections. तो हमने इसके भी फॉर्मूले देखे थे कि अलग अलग प्रकार से चेन के अंदर यदि करेक्शन आ जाता है तो टेम्परेचर करेक्शन किस प्रकार से होगा, देन पुल करेक्शन कैसा होगा, स्लोप करेक्शन कैसा होगा और सैग करेक्शन कैसा होगा. Based on this also we have solved some of the problem, and with the help of that we can carry out the true distance or true measurement of the line. Then in chain survey unit, first unit, we have seen there are some of the practices where we can set out the perpendicular on the survey line. तो इसके लिए हमने प्रिज्म स्क्वायर का, लाइन रेंजर का, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज किस प्रकार से करना है, ये हमने प्रिज्म स्क्वायर के बारे में देखा था. देन आल्सो वी हैव सीन द क्रॉस टॉप व्हिच इज वेरी सिंपल वन, और ओपन क्रॉस टॉप हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं परपेंडिकुलर सेट करने के लिए. सो दैट आल्सो वी हैव सीन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव ट्राइड टू सेट अप द परपेंडिकुलर ऑफसेट. ये भी हमने देखा था कि ऑप्टिकल स्क्वायर में मिरर का रिफ्लेक्शन देख के हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट कहाँ पे आएगा, दैट वी कैन आइडेंटिफाई. So this type of identify instruments we have learned, and based on that we have carried out the chain survey. तो ये chain survey से फिर हमने आखिरी में फील्ड बुक में एक प्रैक्टिकल भी किया था कि यदि हमारी ये चेन की लाइन है तो यहाँ से हमने यहाँ पे स्टार्ट का स्टेशन दिखाया, देन वी आर शोन देयर द एंड स्टेशन, और फिर हमारे अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इन सारे ऑब्जेक्ट्स के हमने ऑफसेट लिए थे. तो हमको पता है कि हमने देखा कि जो ऑफसेट्स है, जैसा यहाँ से मैंने 7.3 लिया और फिर मैंने यहाँ से मेरा ऑफसेट लिया, तो ये ऑफसेट के डिस्टेंस भी मैंने गिने. ये बिल्डिंग के लिए मैंने इधर 3 ऑफसेट इधर लिए. सो लाइक वे फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वी हैव टेकन द ऑफसेट्स, और ये हमने फिर अलोंग द चेनेज गिना व्हिच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, और अलोंग द ऑफसेट डायरेक्शन वी हैव मेजर्ड द ऑफसेट डिस्टेंस. तो ये ऑफसेट का डायरेक्शन हमने क्रॉस टॉप से सेट किया, एंड देन वी हैव कैरिड आउट दिस टाइप ऑफ सर्वे. और हमने चेन सर्वे में ये देखा है कि किसी छोटे एरिया के लिए हमको मैप बनाना है तो हम लोग चेनेज और ऑफसेट इतना दोनों गिन के भी एरिया बना सकते हैं. और बेस्ड ऑन दैट हमने ये भी देखा था कि ऐसा यदि हमने सर्वे कर लिया, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैरी आउट द एरिया कैलकुलेशन. तो चेन सर्वे से हमने इतना देखा था. देन वी हैव गॉन फॉर द अनदर इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज रिगार्डिंग द सर्वे 2 वेयर वी हैव लर्न कंपास सर्वे. तो हमने कंपास सर्वे में ये देखा था कि हमारे किसी भी नक्शे बनाने के लिए हमको सबसे पहले वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मार्क करनी होती है. सो फॉर मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन वी हैव सीन वी हैव टू यूज द कंपास. हमने देखा था हमारे स्कूल एजुकेशन में हमने देखा था होका यंत्र हम लोग जिसको बोल रहे हैं, एक कंपास का बॉक्स होता है, उस पे एक मैग्नेटिक नीडल होती है और वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है. आप किधर भी घुमाएंगे तो जो सुई है इट इज शोइंग नॉर्थ डायरेक्शन. सो दैट कंपास वी आर आल्सो यूजिंग फॉर सर्वेइंग. तो ये कंपास सर्वे में हमने सबसे पहले तो किसी भी लाइन का बेरिंग कैसा गिनने का, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाट वी हैव लर्नड इन द सर्वे 1. हमको यदि पता है कि ये हमारी यदि नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ पे हमारा एक स्टेशन पॉइंट है ए और हमारा दूसरा स्टेशन पॉइंट है यहाँ पर बी. अब मैं ए से बी के तरफ मेरी लाइन जा रही है, दिस इज माई लाइन, सर्वे लाइन ए बी. एंड नाउ इफ आई वांट टू मेजर द एंगल ऑफ दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो मुझे यहाँ पर कंपास रखना पड़ेगा. अब यहाँ का मेरा कंपास सुई जो दिखाएगा, फ्रॉम दैट वी कैन टेक द ऑब्जर्वेशन, और जो मुझे एंगल मिलेगा वो एंगल मिलेगा ये वाला. तो दिस इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो एंगल ऑफ ए सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड, वी आर कॉलिंग इट एज बेरिंग. और ये बेरिंग के हमने 2 टाइप देखे थे. पहला देखा था हमने होल सर्कल बेरिंग और दूसरा देखा था हमने रिड्यूस बेरिंग. तो दोनों भी फॉर्मेट में हमने कन्वर्शन के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे. और विद दिस हेल्प अभी भी हम लोग सर्वे 2 में जब पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट, तो वहां पे हमको बेरिंग का काम पढ़ने वाला है. अब जब हम लोग ये बेरिंग गिनते
तो बियरिंग गिनते समय उसके अंदर भी कुछ एरर आ सकती है। तो ऑल्सो देयर ऑलरेडी वी हैव सीन कि वहां पर हमारा ट्रू बेयरिंग जो है वो अलग हो सकता है और मैग्नेटिक बेयरिंग हमारा अलग हो सकता है। तो उनमें का जो दोनों में का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो हमने ये जो यूनिट है हमारा वो यूनिट में हमने ये भी देखा कि अलग अलग टाइप के सर्वे करके हम लोग कंपास से बेयरिंग गिन के भी ऐसा नक्शा बना सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कंपास ट्रैवर्स वी हैव स्टार्टेड। तो हमने अलग अलग स्टेशन पे कंपास रख के हर एक लाइन का बेयरिंग भी गिना था और हर एक लाइन की लंबाई भी गिनी थी। और देन वी हैव कंडक्टेड वन ऑफ द सर्वे वेयर वी हैव कैरिड आउट द ट्रैवर्स। तो ये ट्रैवर्स के लिए हमने देखा कि हमने हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसको इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से हमने फिर प्रिज्मेटिक कंपास के जो कौन से कंपोनेंट है वो भी देखे। देन वी हैव गॉन फॉर द सर्वेयर कंपास जिससे हमको डायरेक्ट रिड्यूस बेयरिंग मिलता है, वो हमने भी देखा। रिड्यूस बेयरिंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हियर यू कैन से नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, यानी हमारी सर्वे लाइन नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है 30 डिग्री के एंगल में। सो दैट इज ऑल्सो वी हैव लर्न इन द दिस यूनिट। फिर हमने ये देखा कि जो कंपास से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो कंपास सर्वे में हम लोग दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सबसे पहला तो लाइन की लंबाई और दूसरा ले रहे हैं हम लोग लाइन का बेयरिंग। तो लाइन का लेंथ और बेयरिंग लेने के बाद में हम इस प्रकार से ट्रैवर्स बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ट्रैवर्स की शीट भी बनाई थी और यहाँ पे हमको पता चला कि जो आखिरी का पॉइंट है वो हमारा आखिरी का पॉइंट ये पॉइंट से यहाँ पे मिला नहीं। सो नाउ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दे आर नॉट गेटिंग अलाइंड। तो इतनी एरर हमारे सर्वे में आ गई एंड दैट एरर वी आर कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर। दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर। तो ये क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट कैसा करना, इसके लिए भी हमने एक ग्राफिकल मेथड देखी थी और उससे हमने ये जो क्लोजिंग एरर है ये हर पॉइंट पे हमने रिड्यूस करते करते उसका एप्लीकेशन यहाँ पे किया एंड नाउ फाइनली वी विल गेट द क्लोज ट्रैवर्स। सो ऑल दैट वी आर लर्न इन द दिस सेकंड यूनिट। फिर ये यूनिट में उसके बाद में हम गए फिर अगले इंस्ट्रूमेंट पे एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज ए लेवलिंग सर्वे। तो लेवलिंग सर्वे में जैसा कि आप देख रहे कि हम लोग एक लेवल यूज कर रहे और एक हमारा लेवलिंग का स्टाफ यूज कर रहे। अब ये जो लेवल और स्टाफ है इसके हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखे पहले। तो सबसे पहले हमने देखा था कि दिस इज एन ओल्ड टाइप ऑफ डंपी लेवल। तो ये डंपी लेवल में दिस इज अवर नाउ टेलीस्कोपिक ट्यूब। टेलीस्कोपिक ट्यूब में दिस इज अवर आईपीस एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब लगी वाली है और एक दूसरी लगी है ट्रांसवर्स बबल ट्यूब। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अलाइन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द अलाइन। अब ये डंपी लेवल में हमने देखा था इसके अंदर नीचे कंपास भी है। तो एट ए टाइम हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन का भी फोकसिंग करके लाइन को सेट कर सकते हैं और उसका बेयरिंग भी गिन सकते हैं। So that instrument we have seen. So different types of settings are required. Then we have gone for the Y level. यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे ये Y फ्रेम दोनों तरफ दी है और इसके अंदर हमारी टेलीस्कोपिक ट्यूब है जिसको हम लोग डायरेक्ट निकाल के उठा के उल्टा करके रख सकते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द ऑपरेशनल एडवांटेज। सो फॉर दैट वी हैव सीन दिस इज अवर Y लेवल। तो हर एक के अपने अपने अलग अलग यूज और एडवांटेजेस है, वो भी हमने देखे थे। फिर हम गए थे टिल्टिंग लेवल पे, जो हमको लेवलिंग सर्वे में कभी कभी फ्रीक्वेंटली हमें हर बार जब हम लोग लेवल अलग जगह पे रखते हैं, so every time we have to carry out the temporary adjustment of the level. So now when we are making the temporary adjustment, so much number of times we have to adjust this foot screw and we have to try to adjust the line of collimation and the leveling of the telescope. So for the purpose when we are doing the survey where the distances are long and particularly in case of the fly leveling, frequently we have to change the instrument location. तो लेवल हमको बार बार उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी पड़ती है। तो ऐसे समय पे हमारा लाइन ऑफ साइट को जल्दी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अलग से एक टिल्टिंग स्क्रू दिया है, तो उसके इस्तेमाल करके हम लोग लेवलिंग इसका जल्दी कर सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टिल्टिंग लेवल। सो एडवांटेज ऑफ टिल्टिंग लेवल आल्सो वी हैव सीन द फास्ट ऑपरेशन हमको कर सकते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। और उसके आखिरी में सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे कॉलेज में भी यही इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। सो दैट डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल और वाई लेवल ये सारे पुराने टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो गए। नाउ रिसेंटली एवरीवेयर वी आर यूजिंग द कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज टर्म्ड एज ऑटो लेवल। तो ये ऑटो लेवल में कॉम्पैक्ट बॉडी है, इसको भी आईपीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, बाकी इसको फोकसिंग के लिए स्टड है, यहाँ पर भी कंपास के ग्रेजुएशन है दैट यू कैन मेक, यहाँ पर भी ट्राइपॉड होगा, दैट ऑल दैट यू कैन कैरी आउट द ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। बट देयर आर सम एडवांटेजेस आल्सो वी हैव सीन। तो ऑटो लेवल में जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होने के लिए उसके अंदर एक सेंसर होता है और वो सेंसर लाइन ऑफ कॉलिमेशन को जल्दी लेवल करता है एंड फॉर द पर्पस इट इज कॉल्ड एज ऑटो लेवल। तो उसका लेवलिंग जल्दी होता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द ऑटो लेवल
जल्दी होती है हमारी, एंड दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नाउ वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंटली। तो ऑटो लेवल का इस्तेमाल करके हमने देखा कि हम लोग को वो एक आधे स्टेशन के ऊपर हमने ऐसे आदि स्टाफ रखा, तो वो स्टाफ रखने के बाद में हमारा जो डायफ्राम होता है, तो वी हैव सीन दैट हम लोग जब डंपी लेवल में से आगे देखते तो हमको उसके अंदर में ऐसा एक जो क्रॉस हेयर दिखती है, और ये क्रॉस हेयर में जो हमारी ओरिजिनल क्रॉस हेयर है, ये हमारी जहां पर भी होगी उसके हिसाब से हम लोग यहाँ का जो रीडिंग है वो रीडिंग हम लोग लेते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो दिस टाइप ऑफ लेवलिंग ऑब्जर्वेशन वी आर टेकिंग ऑन द लेवलिंग स्टाफ, और उसके लिए हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में ऑटो लेवल यूज कर रहे हैं और स्टाफ यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ भी हमने देखे थे अलग अलग, और ये सबसे हमको ऑब्जर्वेशन लेना है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, तो हमारे पास में अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग लेवलिंग यूज करेंगे तो वहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हमेशा हमको करना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल। तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जितने भी हम लोग टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है कि उसको स्टेशन पे सेट होने के बाद में उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करना। तो हमने 3 स्टेप्स इसके अंदर देखे थी कि टेम्पररी एडजस्टमेंट यदि आपको करना है तो सबसे पहला तो है सेंटरिंग। तो जो पॉइंट पे है आपके उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सो दैट वी हैव सीन बाय यूजिंग द प्लम बॉब, एंड बाय यूजिंग ऑफ द प्लम बॉब वी कैन सेट एंड वी कैन मूव द ट्राइपॉड ऑन द पॉइंट एंड वी कैन मेक द सेंटरिंग। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है लेवलिंग। लेवलिंग यानी ऑटो लेवल की जो टेलीस्कोप है वो हमारा हमको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चाहिए। So to make the line of collimation exactly horizontal, we have to use the procedure of temporary adjustment। तो ये हमने देखा था कि पहले हम लोग एक बबल ट्यूब को 2 फुट स्क्रू में पैरेलल कर रहे हैं और दोनों फुट स्क्रू को एक साथ में ऑपरेट कर रहे हैं और इसको बबल को सेंटर में ला रहे हैं, तो हमारा बबल सेंटर में आ गया, एक ऑपरेशन हो गया हमारा। फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री में घुमा रहे हैं, तो बबल ट्यूब विल गो इनटू नाउ दिस पोजीशन, और फिर थर्ड फुट स्क्रू को सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं अकेले में, और फिर इसको बबल को सेंटर में ला रहे हैं। और इस प्रकार से यदि हम लोग 2 बार या 3 बार इसको रिपीट करते हैं तो इसमें दोनों बार बबल हमेशा सेंटर में रहेगा और आप इंस्ट्रूमेंट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो एंड इट विल गेट लेवल्ड अप। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट में सेकंड ऑपरेशन हमने देखा था लेवलिंग अप, और फिर हमने थर्ड ऑपरेशन देखा था दैट इज कॉल्ड एज रिमूविंग ऑफ द पैरेलल एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को जगह पे सेट करके स्टाफ का इस्तेमाल करके लेवलिंग के रीडिंग ले सकते हैं। तो फिर हमने आखिरी के चौथे यूनिट में देखा कि भाई इस प्रकार का स्टाफ और लेवल यूज करके किस प्रकार से हम लोग फील्ड में हमको जो काम है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमने देखा था कि हाउ वी कैन कैरी आउट द डिफरेंशियल लेवलिंग। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास में एक स्टेशन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेशन 1A, और ये ए स्टेशन से दूसरा एक पॉइंट है बी थोड़ा दूरी पर है, और हमको ए और बी ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में का लेवल का डिफरेंस कितना है वो हमको निकालना है। तो फॉर द पर्पज हमको यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा लेवलिंग सर्वे का। सो फॉर फर्स्ट इंस्टेंस वी विल प्लेस द डंपी लेवल हियर, और यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आपको एक रीडिंग यहाँ पे मिलेगा स्टाफ का, फिर दूसरा रीडिंग यहाँ पे मिलेगा। अब हमारा पॉइंट बी दूर है तो हमको ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के फिर से यहाँ लगा रखनी पड़ेगी। अब जब हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ रखेंगे तो यहाँ की लेवल और यहाँ की लेवल अलग अलग हो गई, तो फिर हम लोगों को उसको ऑब्जर्वेशन में कोई मैचिंग नहीं आएगा। तो लेकिन उसके लिए फिर हमने क्या किया कि जो लास्ट वाला पॉइंट था उसके ऊपर स्टाफ डबल से रखा हमने और उसी पॉइंट पे लेवल लिया। तो आपको क्या होगा, इससे 2 रीडिंग आ जाएंगे, और 2 रीडिंग को माइनस करके आपको ये जो डिफरेंस है यानी पहले वाली लाइन ऑफ कॉलिमेशन और दूसरी वाली लाइन ऑफ कॉलिमेशन का ये डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे हम लोग 2 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और ये 2 ऑब्जर्वेशन की वजह से जो डिफरेंस मिल रहा है उससे हमारा ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन और ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन का कनेक्शन हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंट जहां पे हमने 2 रीडिंग लिए वी आर कॉलिंग इट एज अ चेंज पॉइंट। तो ये भी हमने लेवलिंग सर्वे में देखा था। तो ऐसे नंबर ऑफ चेंज पॉइंट आप लेके जा सकते हैं और आखिरी तक के पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को रखा, उसको लेवल किया, यहाँ पे स्टाफ रखा और स्टाफ के ऊपर इतनी जो ऊंचाई है वो गिन ली हमने। सो ऑल दिस ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द स्टाफ दे आर कॉल्ड एज द स्टाफ रीडिंग। और स्टाफ रीडिंग के भी फिर हमने अलग अलग 3 टाइप हमने देखे थे। सो इन द स्टाफ रीडिंग वी हैव सीन दैट वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो पहला होता है हमारा बैक साइड, फिर दूसरा होता है इंटरमीडिएट साइड, और तीसरा होता है फोर साइड। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले जब इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ रखा तो हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के पहले पहला रीडिंग पीछे दिया। सो दिस फर्स्ट रीडिंग विच इज टेकन ऑन द बेंचमार्क जनरली और नोन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज बैक साइड। तो ये हमारी बैक साइड हो गई।
फिर हमने जो आगे रीडिंग लिया उसको हम लोग बोलते हैं फोर साइड, और यदि हमने इसके बीच में यदि कहीं स्टाफ रखा तो ये पॉइंट का रीडिंग हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड। सो सिमिलरली इन दिस वे हम लोग जब लेवलिंग सर्वे से ऑब्जर्वेशन ले रहे तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हमेशा बैक साइड का रहेगा, सबसे आखिरी का ऑब्जर्वेशन हमारा फोर साइड का रहेगा, और बीच के जितने ऑब्जर्वेशन होंगे वो होंगे इंटरमीडिएट साइड के। जब तक हमारी लेवल एक जगह पे है तो आप कितने भी ऑब्जर्वेशन लो, पहला बैक साइड, आखिरी का फोर साइड और बीच के सारे इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग। तो इस प्रकार से यदि हम लोग रीडिंग लेते हैं तो हमको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। तो इन पॉइंट को हम लोग फिर फील्ड बुक में भर सकते हैं। तो ये भी हमने देखा कि यहाँ पे हमारा स्टेशन, फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ये ऑब्जर्वेशन ग्रीन वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमने इसके अंदर एंटर किए, और फिर इस पे से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यदि हमको निकालना है तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा एक पॉइंट है जो जिसका हमको आरएल हमको पता है, और ये लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट है ये वाली। तो इसकी हाइट यदि निकालना है तो ये ए जो पॉइंट है इसकी यहाँ से मीन सी लेवल से जो भी हाइट है यहाँ पे ये हमको दी है 200 मीटर। सो फॉर दिस, और ये हमने स्टाफ रीडिंग ले लिया, तो 200 मीटर में यदि आप स्टाफ रीडिंग 1.35 ऐड कर देंगे तो ये हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिल जाएगी। सो दैट वे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी निकलती। अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यदि इतना डिस्टेंस हमने घटा दिया, वी आर सब्सट्रैक्टेड दिस मच डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है इसका हमारा आरएल निकल सकता है। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड, so we will get RL of a point. So that way we have seen that in leveling survey there are two important formulas are there, so that we have used here for solving the problem on height of instrument. तो यहाँ पे हमने बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, इसके सारे रीडिंग फील्ड बुक में हमने पहले भर दिए। देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो निकालना है हमको, तो यहाँ पे हमको दिया है पहले RL, ये पॉइंट है हमारा बेंचमार्क का। सो RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गई तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस करो तो आगे का आरएल मिल जाएगा। फिर यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम लोग आगे का रीडिंग ये 1.58 माइनस करेंगे तो आपको आगे का आरएल मिलेगा, एंड सिमिलरली वी कैन कंटिन्यू टू दैट। ऐसा करके हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से अलग अलग पॉइंट्स के आरएल कैसे निकालना है ये हमने देखा था। फिर दूसरी मेथड हमने इसके अंदर देखी थी कि हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के बजाय हम लोग राइज एंड फॉल मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन तो वैसे ही रखे जो लिए हमने, लेकिन हमने यहाँ पे क्या राइज और फॉल कैलकुलेट किया। तो राइज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि जो पहला रीडिंग है उसमें से उसके बाद का रीडिंग माइनस करने का। सो 0.865 माइनस 2.105, तो वो आंसर माइनस आने वाला है। इसका मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट थोड़ा नीचे चले गया, सो इट इज इन द फॉल। तो ये जो डिफरेंस आ गया वो फॉल में आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद का यहाँ पे हमारा एंड हो गया क्योंकि फोर साइड है। फिर यहाँ से रीडिंग चालू हो गया तो 1.025 माइनस इंटरमीडिएट साइड करेंगे, तो फिर से यहाँ पे माइनस आ रहा है रीडिंग, तो फिर से फॉल में चला जाएगा। दिस वे यदि हमारा पहले पॉइंट के स्टाफ रीडिंग से दूसरे पॉइंट का स्टाफ रीडिंग हम माइनस करते हैं और आंसर यदि माइनस में आता है तो फॉल में लिखना है, और प्लस में आता है तो पॉइंट ऊपर ऊपर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज राइज। सो एवरीवेयर नाउ देन वी कैन कैलकुलेट द राइज एंड फॉल। अब ये राइज एंड फॉल यदि निकल गए तो देन वी कैन कैलकुलेट द आरएल ऑफ द। तो हमारा ये पहला आरएल दिया है। अब ये आरएल देने के बाद में ये यहाँ पे आ गया फॉल। फॉल का मतलब आगे वाला जो पॉइंट है वो नीचे है, तो 560.500 में से 1.24 माइनस करने पड़ेंगे हमको। सो वी विल गेट द आरएल ऑफ दिस। फिर ये आरएल में से आगे का पॉइंट और नीचे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉल, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो फिर हमको आगे का आरएल मिलेगा। एंड लाइक वे जो राइज होगा तो हम लोग उसको ऐड करेंगे और फॉल होगा तो माइनस करेंगे, तो कंटिन्यूअसली आगे आगे के पॉइंट्स के आरएल हमको मिलते जाएंगे। तो दिस वे we have seen that how we can solve the problem of leveling survey by using height of instrument method and by using rise and fall method. लेकिन जब हमने ये सारे कैलकुलेशन किए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैलकुलेशन हमारे आरएल बराबर है कि नहीं है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने इंपॉर्टेंट देखा था, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक चेक। तो अरिथमेटिक चेक करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए समेशन ऑफ द बैक साइड। तो यहाँ पे जितने भी ये बैक साइड है उसकी पूरी एडिशन हमने कर लिए, तो दिस इज समेशन ऑफ बैक साइड। और फिर हमने यहाँ पे जो फोर साइड है उसकी भी समेशन ऑफ फोर साइड कर लिया हमने। सो वी गेट समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड। अब आप ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अब ये दोनों 6.475 माइनस 8.565, तो ये डिफरेंस आता है 2.090। और यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे पॉइंट से आरएल निकाले, तो ये हमारा लास्ट आरएल है।
558.410 और ये हमारा फर्स्ट आरएल है। सो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, तो ये डिफरेंस यदि आप निकालते हैं तो वो भी आता है 2.090। तो यदि हमारा लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड है, तो आपका ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन बराबर है। सो फॉर दैट वी कैन हैव द अरिथमेटिक चेक। तो इस प्रकार से ये अरिथमेटिक चेक जो है वो हम लोग राइज एंड फॉल मेथड जो है उसके लिए भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हमको समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड, यहाँ पे और एडिशनल एक चेक कर सकते हैं हम लोग। वहां पे हमको समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, सो समेशन ऑफ राइज माइनस फॉल इसका भी डिफरेंस हमारा बराबर आएगा, और बैक साइड और फोर साइड यानी ये दोनों का डिफरेंस जो भी है वो वैसा ही राइज एंड फॉल का डिफरेंस ये भी, और उतना ही लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो ये सारे डिफरेंस हमारे 2.090 यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे रीडिंग की एंट्री बराबर है और मेरे राइज आरएल की कैलकुलेशन भी बराबर है। सो दैट वे इन फोर्थ यूनिट वी हैव सीन दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट where we have calculated the RL of the different point by using rise height of instrument method and rise and fall method। अब ये जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है इसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग कर सकते हैं। तो प्रोफाइल लेवलिंग में हमने देखा कि ऐसा यदि ग्राउंड है और हमको यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले हमारा ग्राउंड कैसा नीचे ऊपर है ये हमको पहले पूरा पता करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर से हमको यहाँ पे अलग अलग जगह पे ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे। तो एक लंबे रोड के डायरेक्शन के लिए बोलो या एक सर्वे लाइन के ऊपर हमने यदि अलग अलग इंटरवल पे ऐसे पॉइंट ले लिए फिक्स, और फिर हमने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और हर एक जगह पे स्टाफ रख के उसके रीडिंग यदि लिए, तो वो रीडिंग का इस्तेमाल करके हमारा ये जो ग्राउंड का प्रोफाइल है ये कैसा है इसका ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली प्रोफाइल लेवलिंग। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा रोड का प्रोजेक्ट है तो ये हमारी हो गई रोड की सेंटर लाइन। ये रोड के सेंटर लाइन पे हमने क्या कर दिया, फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ऐसे पॉइंट्स फिक्स कर दिए, पर्टिकुलर 10 मीटर 20 मीटर या जो भी आपको डिस्टेंस का इंटरवल लेना है। अब हर जगह पे मुझे स्टाफ रीडिंग लेना है, तो मैं क्या करूंगा, कहीं तो भी मेरी लेवल सेट करूंगा। फिर सबसे पहला रीडिंग मैं लूंगा बैक साइड का, सो दिस विल बी बैक साइड, और फिर मैं यहाँ से सारे इंटरमीडिएट साइड आईएस ऐसे रीडिंग लेने जाऊंगा। तो जब तक मुझे इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, स्टाफ दिख रहा है, तो मैं रीडिंग ले सकता हूँ। इसके आगे यदि नहीं दिखता है तो फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखूंगा। तो फिर मुझे एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे मुझे 2 रीडिंग लेना है, तो फिर से मेरा ये पॉइंट हो गया चेंज पॉइंट। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट रख के हम लोग फोर साइड लेंगे, और उसी जगह पे यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में फिर बैक साइड लेंगे, तो यहाँ 2 रीडिंग मिलेंगे आपको, एंड दैट इज टर्म अगेन चेंज पॉइंट। ऐसा ही मैंने ऑपरेशन कंटिन्यू करते गया, हर बार मैंने चेंज पॉइंट लिया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, और सारे पॉइंट्स पे मैंने स्टाफ के ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब ये ऑब्जर्वेशन मैं फिर से मेरे फील्ड बुक के पेज में एंटर कर सकता हूं, और फिर आपने देखा कि इस प्रकार से हम लोग अलग अलग ऑब्जर्वेशन के आरएल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो प्रोफाइल लेवलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आरएल हमने कैलकुलेट किए तो हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 35 ऐसे जो पॉइंट्स है उसके ऊपर अपने अपने आरएल लिख दिए, और ये आरएल लिखने के बाद में हर एक आरएल के लिए फिर हमने यहाँ पर एक डेटम डिसाइड किया। अभी मेरा यहाँ पे जो अलग अलग आरएल आ रहा है ये सारे 209, 210 वगैरह ऐसे कुछ तो भी है, तो मैंने एक डेटम के आरएल 205 फिक्स कर ली, और 205 में से फिर मेरा यहाँ का आरएल है 209.82, तो इसका मतलब है मेरा 205 से 4.82 ये ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे 4.82 की लाइन बना ली। सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द 4.82, सो आई गॉट दिस पॉइंट। फिर दूसरा आरएल है उसमें से 205 का डेटम माइनस करूंगा मैं, तो और एक हाइट मिलेगी, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर तीसरे आरएल में से 205 का डेटम माइनस करूंगा तो और एक आरएल आ जाएगा। तो ऐसे मुझे ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हाइट के ऊपर मिलते जाएंगे, और इन सब पॉइंट्स को यदि मैं फिर ज्वाइन करता हूँ तो आई विल गेट दिस इज द प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड। तो ये जो प्रोफाइल है इसके लिए हमको ये ग्राउंड का प्रोफाइल हमको मिलेगा, और इसके लिए हमने क्या करना पड़ा हमको, तो आज ऑलरेडी वी हैव सीन, हमने सिर्फ क्या किया कि रोड के ऊपर अलग अलग डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट किए, और उसके ऊपर लेवलिंग सर्वे से अलग अलग के स्टाफ रीडिंग दिए। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स। हाईवे प्रोजेक्ट्स में हमको यदि रोड का प्लानिंग करना है तो हमारा ग्राउंड कैसा है, इसके हिसाब से मुझे रोड कहाँ रखना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा मैं समझ लो यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पे यदि मुझे रोड लेना है, तो दिस इज माय फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड। अब यहाँ पे इस प्रकार का रोड बनाने के लिए मुझे ये जो इतनी मिट्टी है यहाँ की काटनी पड़ेगी, और यहाँ पे उसको भरना पड़ेगा, फिर यहाँ से काटनी पड़ेगी और यहाँ पे भरना पड़ेगा, तो मैं रोड को लेवल कर सकता हूँ। टू टेक द डिसीजन ऑफ दिस फॉर्मेशन लेवल, ये फॉर्मेशन लेवल का डिसीजन लेने से पहले आपको पहले ग्राउंड का प्रोफाइल पता होना चाहिए, और फॉर दैट वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन कैरी आउट द लेवलिंग सर्वे।
लेकिन प्रोफाइल सर्वे, लेकिन प्रोफाइल सर्वे करने से एक और प्रॉब्लम है कि जो हमारा रोड होता है उसकी विड्थ हमारी बहुत ज्यादा होती है। तो विड्थ ज्यादा होने के कारण से हमको रोड का जो क्रॉस सेक्शन है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि यदि उसमें भी जमीन नीचे ऊपर है तो वहां पर भी मिट्टी काटने के समय या भरने के समय हमको अलग अलग क्वांटिटी लग सकती है। तो फिर हमने उसके लिए क्रॉस सेक्शन का भी देखा। तो हमने क्रॉस सेक्शनिंग में क्या देखा कि हम लोग रोड का क्रॉस सेक्शन भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यानी समझ लो मेरा ये रोड की सेंटर लाइन है मेरी यहाँ से, और ये रोड के सेंटर लाइन में so on the road center line we have seen that this is सेंटर, और मैंने इधर 9 मीटर और इधर 9 मीटर 18 मीटर का मेरा रोड है। तो 18 मीटर में मेरा ग्राउंड का क्रॉस सेक्शन कैसा है वो भी मुझे निकालना पड़ सकता है। तो प्रोफाइल लेवलिंग के साथ में हमने क्रॉस सेक्शनिंग का भी सर्वे किया था। तो ऑल दिस वे वी हैव टू कैरी आउट द लेवलिंग सर्वे एंड फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वी कैन कैरी आउट दिस टाइप ऑफ प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स। ये हमने देखा था लेवलिंग सर्वे में। फिर इसके आखिरी के पार्ट में हमने देखा था कि जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग ग्राउंड का प्रोफाइल निकाल सकते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम लोग जमीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स के ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स के आरएल निकालने के बाद में उस आरएल पे से हम लोग इस प्रकार से कॉन्टूर सर्वे का भी प्लान निकाल सकते हैं। सो इन दिस यूनिट वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉन्टूर मैप। कॉन्टूर मैप तो उसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है, कॉन्टूर मैप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी जानकारी हमने इस सर्वे में देखी थी। तो हमको पता है कि यदि इस प्रकार से हमारी लाइंस दिख रही है कॉन्टूर मैप के अंदर और जो आरएल की वैल्यू है वो हमारी रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये एक रीज लाइन इंडिकेट करती है मैप के अंदर। तो कॉन्टूर मैप को देखने के बाद में कौन सा टोपोग्राफिकल फीचर, जियोलॉजिकल फीचर एग्जिस्ट हो रहा है वो हम लोग ये जो ड्राइंग है पैटर्न है कॉन्टूर लाइन का, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टूर वी हैव आल्सो सीन इन दिस यूनिट। फिर हमने आखिरी के यूनिट में देखा था कि हम लोग थियोडलाइट सर्वे किस प्रकार से कर सकते हैं। सो वी हैव टू आल्सो यूज द थियोडलाइट फॉर कैरिंग आउट द डिफरेंट सर्वे वर्क। सो हियर थियोडलाइट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ देखा कि हमको थियोडलाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स पार्ट्स क्या है और उसका यूज करके हम लोग किस प्रकार से आगे हमारे ऑब्जर्वेशन ले सकते। तो विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट इसमें भी एक टेलीस्कोपिक ट्यूब लगी है और इसको हम लोग लेकिन आगे ऊपर नीचे घुमा सकते और इसका एंगल भी हम लोग गिन सकते। तो विद द हेल्प ऑफ थियोडलाइट हाउ वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल, हाउ वी कैन मेजर द वर्टिकल एंगल, ऑल दैट ऑपरेशन आल्सो वी हैव लर्न इन दिस यूनिट ऑफ थियोडलाइट सर्वे। तो ये हमारा सर्वे में 5वां यूनिट था जहां पे हमने देखा कि रिपीटेशन मेथड से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल गिन सकते हैं और उस पे से हम लोग एक एवरेज एंगल निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि भाई थियोडलाइट ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक शीट बनाई थी कि थियोडलाइट ट्रैवर्सिंग में जैसा कि हमने कंपास सर्वे में ट्रैवर्स बनाया था तो वैसा हम लोग थियोडलाइट में भी अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर थियोडलाइट को रख के हम अलग अलग प्रकार के एंगल गिन सकते हैं। सो इन द थियोडलाइट we can either use the inverted angle or we can use the measure the deflection angle or we can use the different types of angle wherever required in the field और वो एंगल का इस्तेमाल करके भी हम लोग ट्रैवर्सिंग कर सकते। लेकिन जब हमने कंपास सर्वे किया था तो वहां पे हमारा जो ट्रैवर्स बनाया था हमने तो वहां पे हमने देखा कि देयर इज एरर इन योर मेजरमेंट। तो लंबाई गिनने में गलती हो गई या एंगल गिनने में गलती हो गई, बेयरिंग गिनने में गलती हो गई, तो हमारा कंपास का ट्रैवर्स जो है वो क्लोज नहीं होता है और वो क्लोज की वजह से फिर हम लोग क्लोजिंग एरर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और फिर उसके लिए जो हमने जो ड्राइंग बनाया फाइनल वो आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता एक आधे एरिया का। सो टू एलिमिनेट दैट एरर कि हमारे ट्रैवर्स में क्लोजिंग एरर नहीं आनी चाहिए तो फिर हमको क्या है कि एंगल गिनने के लिए कंपास का बियरिंग से एंगल गिनने के बजाय हम लोग वो एंगल थियोडलाइट से गिन सकते हैं। और यदि थियोडलाइट से आपने गिना तो फिर थियोडलाइट से एंगल गिनने के बाद में जो ऑब्जर्वेशन आपके पास में तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक आधा स्टेशन है और ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से ए, यहाँ से मैंने एक बी लाइन ऐसी बनाई। अब ये लाइन हो गई मेरी बी। अब ए से बी की जो लाइन है इसकी लंबाई मैं गिन सकता हूँ और इसका जो एंगल है वो एंगल मुझे यहाँ से मैं गिन सकता हूँ। लेकिन ये एंगल है जो मैंने थियोडलाइट से गिना तो मैं ज्यादा एक्यूरेट उसको गिन सकता हूँ। और थियोडलाइट इज ए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ऑलरेडी वी हैव सीन कि थियोडलाइट में हमारी एक डिग्री, मिनट और सेकंड ये तीनों भी स्केल होती है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर हम लोग मिनट और सेकंड गिन सकते हैं और हमारा लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड। तो थियोडलाइट से हमारा जो एंगल गिन रहे हैं हम लोग वो हमारा कहीं तो भी समझ लो 30 डिग्री 29 मिनट 20 सेकंड। तो हमारा एक्यूरेसी 20 सेकंड की आ रही है।
तो एक्यूरेट एंगल मेजर करने से हमारी जो एंगुलर एरर है वो हमारी रिड्यूस हो जाती। तो ट्रैवर्स बनाने के लिए हम लोग थियोडाइट से एंगल मेजरमेंट करते और डिस्टेंस मेजरमेंट भी हम लोग एक्यूरेट करते। तो जब हम लोग ट्रैवर्स बनाएंगे तो आपको ये पता है कि अभी ये मेरी सर्वे लाइन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सर्वे लाइन को जैसा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने देखा था कि एक फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो, तो मैं ये रिजॉल्व करूंगा उसको नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये जो लाइन है इसका नॉर्थ डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो हमारा ये एक हो गया, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये वाला, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन का, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। तो मेरी सर्वे लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका एक कंपोनेंट नॉर्थ और दूसरा कंपोनेंट ईस्ट है। तो ये जो लाइन है इसका बेरिंग मेरा हो गया नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो ये हमने पहले ही समझा कि बेरिंग हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते। लेकिन अब यदि मेरे को ये एंगल 30 डिग्री का पता है और ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पे पता है, समझ लो दिस इज डिस्टेंस इज सपोज एल, ये डिस्टेंस हमारा एल है, तो एल का कॉस कंपोनेंट लेके मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ और साइन कंपोनेंट लेके मैं ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। So in this way we can resolve this length along the north direction and along the perpendicular to the north direction. तो इस प्रकार से यदि हम लोग एक लाइन को रिजॉल्व करते, so component along the north direction that is called as latitude and component along the perpendicular to the north direction that is called as departure. तो हमारा लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ हो सकता है और हमारा डिपार्चर ईस्ट और वेस्ट हो सकता है। इस प्रकार से हमने लैटिट्यूड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा और डिपार्चर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये दोनों भी चीजें देखी थी हमने। तो कोई भी हमारा एक आधा ट्रैवर्स है तो उस ट्रैवर्स में हम लोग हर एक लाइन के लिए जो एंगल है उस पे से हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल सकते हैं। तो फिर हमको ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिलेंगे, तो मेरी ये लाइन ए बी है, इसकी लेंथ मैंने गिन लिया फील्ड में 204 मीटर और फिर उसका बेरिंग मुझे पता है, तो अब मैं लेंथ इंटू कॉस थीटा एल कॉस थीटा, तो मैं इसका लैटिट्यूड निकाल सकता हूँ या फिर उसका मैं डिपार्चर निकाल सकता हूँ। और इस प्रकार से यदि मैंने इस प्रकार से ऐसा कैलकुलेशन किया तो उससे मेरा जो ट्रैवर्स है वो ट्रैवर्स में बना सकता हूँ। तो थियोडाइट सर्वे में हमने देखा था कि हमको लेंथ और बेयरिंग और इंक्लूडेड एंगल ये दोनों गिन के हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं। और इसका इस्तेमाल और एक तरीके से होता है, यदि हम आपका समझ लो ट्रैवर्स क्लोज होने वाला है तो क्लोज ट्रैवर्स में आपने क्या किया, ए से बी गिन लिया, बी से सी भी गिन लिया, सी से डी भी गिन लिया, फिर डी से ई भी गिन लिया, लेकिन ई से ए के बीच के अंदर आपका तालाब आ गया तो वहां पे आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते और आपको रेंजिंग रॉड वगैरह रखने के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर आप बेयरिंग भी नहीं ले रहे। तो यदि आपका ट्रैवर्स क्लोज है तो इस प्रकार से यदि आपके पास में 4 लाइन के ऑब्जर्वेशन भी आपने गिन लिए तो 5वें लाइन का ऑब्जर्वेशन आप यहां पर निकाल सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर निकालना पड़ेगा और लैटिट्यूड की सम 0 और डिपार्चर की सम यदि 0 कर देंगे तो आप अननोन लाइन का लेंथ और बेयरिंग निकाल सकते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो ये भी एडवांटेज हमको ये थियोडाइट सर्वे से लैटिट्यूड डिपार्चर के इससे हो रहा है। इसके बाद में फिर हमने देखा था कि यदि इस प्रकार से हमने एक आधी जो लाइन दी है सर्वे लाइन उसके हमने ऑब्जर्वेशन ले लिए, बेयरिंग ले लिए, तो हम लोग उसको लैटिट्यूड और डिपार्चर में बाइफरकेट कर सकते। तो लैटिट्यूड में मेरा जो भी है तो लैटिट्यूड डिपार्चर जो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे ये जो गेल्स ट्रैवर्स टेबल आपको दिखाया गया है, तो गेल्स ट्रैवर्स टेबल में हम लोग हर एक लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर यानी साउथिंग नॉर्थिंग होगा या फिर ईस्टिंग वेस्टिंग होगा, दोनों में से एक आएगा अपना यहाँ पे। तो ये लाइन के लिए मेरा नॉर्थिंग या ईस्टिंग है तो ये यहाँ पे आएगा, एक रीडिंग यहाँ पर आएगा। फिर दूसरे वाले रीडिंग के लिए मेरा साउथिंग है तो एक साउथिंग आएगा, यहाँ पर एक वेस्टिंग है तो वेस्टिंग आएगा। इस प्रकार से लैटिट्यूड डिपार्चर लैटिट्यूड डिपार्चर लैटिट्यूड डिपार्चर इस प्रकार से मैं अलग अलग ले सकता हूँ लैटिट्यूड और डिपार्चर। और ऐसे लैटिट्यूड डिपार्चर के रीडिंग मैंने यहाँ पे भर दिए। तो इस पर से ये हो गए मेरे कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ट्रैवर्स यदि हमारा अलग अलग समझ लो ऐसा ए बी सी डी ऐसा ट्रैवर्स है, ये ए बी सी डी ई, तो ये ट्रैवर्स का ड्राइंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इसके मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। लेकिन यदि मैं हर एक लाइन का कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो हर एक लाइन का कोऑर्डिनेट एक में से रिलेशन में नहीं रहता, सो दैट ऑल दे आर कॉल्ड एज कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। लेकिन मैं इसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेना पड़ेगा 1000, 1000। तो ये मेरा एक इनिशियल कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम यदि कर लिया तो उसमें से मैं ये जो कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है ऐड या माइनस करके मैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमने ये भी शीट बनाई थी इसकी,
कि ये सारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमने नॉर्थिंग साउथिंग हर एक लाइन के हमने निकाल लिए। अब ये कोऑर्डिनेट यदि मिल जाते हैं मुझे, तो ये कोऑर्डिनेट निकालने से मैं इस प्रकार के एक नॉर्थिंग और एक ईस्टिंग या ऐसा लेके मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा पहला कोऑर्डिनेट नॉर्थिंग कितना है, तो ये इतना है, तो ये पॉइंट आ गया, और ईस्टिंग इतना है, ये आ गया। फिर नॉर्थिंग और ईस्टिंग, फिर नॉर्थिंग और ईस्टिंग, इस प्रकार से नॉर्थिंग और ईस्टिंग, नॉर्थिंग और ईस्टिंग, ऐसे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मैंने प्लॉट किए तो मुझे ये सारे जो पॉइंट्स है वो मिल सकते हैं, और इनको ज्वाइन करके मैं मेरा ट्रैवर्स बना सकता हूँ जिसके अंदर कोई क्लोजिंग एरर नहीं आएगी। तो हमने गेल्स ट्रैवर्स टेबल से किस प्रकार से हमारा ट्रैवर्स बनाने के लिए कैलकुलेशन करने का वो भी हमने देखा था। और फिर सबसे आखिरी में हमने एक सिंपल यूनिट देखा था जिसका नाम था प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे में हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लेन टेबल यूज कर रहे हैं। फिर हमने अलग अलग प्रकार के एलिडेट, प्लम बॉक्स, स्पिरिट लेवल, थ्रू कंपास, ड्राइंग शीट्स, ये सारे भी यूज किए थी। जैसा आपने देखा कि एलिडेट हम लोग दो प्रकार के यूज कर रहे हैं। पहला वाला एलिडेट जो था हमारा सिंपल एलिडेट था, जिसको यहाँ पे स्टील की स्केल पट्टी लगी वाली है और इसको दोनों तरफ से ऑब्जेक्टिव वेन है, यहाँ पर एक आई वेन है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वेन है, जिससे हम लोग फोकसिंग कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेन एलिडेट आल्सो वी हैव सीन। और हमने इससे सर्वे करके ड्राइंग शीट निकाला था। लेकिन जब हमको छोटे एरिया के लिए सर्वे करना है तो हमारा काम प्लेन एलिडेट से हो सकता है। लेकिन यदि दूर ऑब्जेक्ट हमारा है, रेंजिंग रॉड थोड़ी थोड़ी दूर रखे है, तो हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट भी यूज कर सकते हैं। बट जनरली वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन एलिडेट। सो विद द यूज ऑफ एलिडेट वी कैन कैरी आउट द प्लेन टेबल सर्वे। फिर हमको यदि प्लेन टेबल लेवल करना है तो हमने स्पिरिट लेवल का भी इस्तेमाल किया। फिर हमें प्लेन टेबल का सेंटरिंग करना है तो उसके लिए U4 का प्लम बॉब लगा के हमने जो ड्राइंग का पॉइंट है उसको हमने नीचे भी ट्रांसफर किया। फिर उसी प्रकार से यदि नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करनी है हमको ड्राइंग शीट के ऊपर, सो वी हैव आल्सो यूज्ड द थ्रू कंपास, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर लर्न हाउ टू कैरी आउट द प्लेन टेबल सर्वे। अब ये प्लेन टेबल सर्वे में हमने 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखे थे। कि पहला ऑपरेशन था हमारा सेंटरिंग, फिर दूसरा हमने देखा था लेवलिंग, फिर तीसरा हमने देखा था तो यहाँ पे हमने देखा पहला ऑपरेशन है हमारा सेंटरिंग, दूसरा हमारा लेवलिंग, तीसरा हमारा ओरिएंटेशन और चौथा हमारा रिसेक्शन। यानी पहले हमने यहाँ पे प्लम बॉब U4 का प्लम बॉब से सेंटरिंग किया, फिर यहाँ पे हमने स्पिरिट लेवल से लेवलिंग किया, फिर यहाँ पे हमने थ्रू कंपास से ओरिएंटेशन किया, और फिर हमारे एलिडेट से रिसेक्शन करके हमने सर्वे को हमारे कंप्लीट किया। तो ये जो ऑपरेशन है इसके साथ में फिर हमने देखा था कि अलग अलग टाइप से हम लोग प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल के हमने टाइप्स भी देखे थे कि जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि सिंपल रेडियल मेथड से हम लोग यहाँ पे प्लेन सर्वे कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन टेबल के ऊपर मेरा एक स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लिया पहले, और ये स्टेशन पॉइंट फिक्स करने के बाद में जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स है, यहाँ पे मेरा ट्री है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो इनको फोकस करके मैंने ये सारे रे बना लिए, अलग अलग रे बना लिए। ये रे मैंने पहले बना लिए, और ये रे बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, तो ये जो स्टेशन पॉइंट है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस गिन लिया मैंने टेप से। अब ये डिस्टेंस आ गया 37 सपोज, तो फिर मैंने 37 को स्केल करके 3.7 का पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। इसी प्रकार से हर एक डिस्टेंस को यहाँ से गिन के उसको स्केल करके यहाँ पे मार्क कर दिया आपने, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये पॉइंट्स जोड़ के आपका जो भी सर्वे है उस प्रकार के सर्वे का ट्री है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये सारा हम लोग इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो सिंपल रेडिएशन मेथड से प्लेन टेबल सर्वे से हम लोग किसी भी एरिया का ड्राइंग बना सकते। उसके लिए हमने एक मेथड देखी थी। फिर दूसरी मेथड हमने देखी थी कि अभी ये रेडिएशन मेथड जो है उसके लिए आपको जो भी एरिया है, आपका ये इतना एरिया है यहाँ पे मुझे, और उसका सर्वे करना है मुझे, तो मुझे वो एरिया में जाके प्लेन टेबल रखना पड़ेगा, और फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐसे देखूंगा और सब तरह के फिर रीडिंग लूंगा मैं। लेकिन यदि मुझे वो एरिया में जाने की परवानगी नहीं है और फिर भी मुझे उसका प्लेन सर्वे करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा एरिया ऑफ द जो फील्ड का एरिया मुझे जो सर्वे करना है उसका मुझे अंदर एंट्री नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये ए और बी इसका प्लान मुझे बनाना है, तो मैं बाहर भी प्लेन टेबल रख के मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर मेरा एक स्टेशन लिया मैंने O1, यहाँ से मैंने पूरे जितने भी पॉइंट दिख रहे उसके रे बना लिए और उसके लाइंस अपने मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। फिर उसी प्लेन टेबल को उठा के मैंने फिर दूसरे जगह पे रखा, और फिर यहाँ से फिर से जो भी पॉइंट्स होंगे जितने भी उनके रे बना लिए। और अब जब पहला वाला ए का रे मेरा बना वाला था यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो ए का रे था पहले वाला वो ये वाला था, और अभी ए का रे इधर जा रहा है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा ये मिल गया यहाँ पे। पुराना वाला जो बी का रे था वो ये वाला था, और अभी वाला बी का रे मेरा ये है, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया।
तो मुझे ए बी लाइन मिल गई बराबर। तो ए बी जो डिस्टेंस है उसका रिप्रेजेंटेशन मेरे मैप पे आ गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि फील्ड के बाहर रह के दो जगह से सर्वे किया और जो हमारे रेज बनाए थे हमने, इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मार्क करके हमने नक्शा बनाया। सो दैट वे वी हैव सीन दैट दिस इज आवर इंटरसेक्शन मेथड हमने देखी थी। और तीसरी मेथड जिससे हमने प्रैक्टिकल किया था वो है हमारी प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। तो प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग में जैसा हमने थियोडोलाइट ट्रैवर्स या कंपास ट्रैवर्स किया था, वैसा जितने भी हमारे स्टेशन है तो बिल्डिंग के अराउंड में हमने अलग अलग स्टेशन लिए थे और फिर हर जगह पे मैंने प्लेन टेबल रखा। फिर मैंने क्या किया यहाँ से कि मेरा आगे का जो स्टेशन है और इसके पिछले वाला जो स्टेशन है उसके दो लाइन यहाँ पे बना ली, तो मेरे पहले लोकेशन पे मुझे दो लाइन मिल जाएंगी। फिर ये प्लेन टेबल उठा के मुझे यहाँ रखना है। तो इसके लिए फिर हमने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखा था। तो वहां पे दो चीजें हमने देखी थी कि हमको ये टेबल जब यहाँ रख रहे तो ये जो ई ए लाइन जो है वो बराबर इसके साथ में अलाइन होनी चाहिए और हमारा प्लेन टेबल अब ई पे फिट करना है हमको यहाँ पे। तो हमारा ई रहेगा स्टेशन पॉइंट यहाँ पर और लेकिन ए ई लाइन की डायरेक्शन यही रहनी चाहिए। तो हमको फिर बैक साइटिंग करना पड़ेगा। तो हमको ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग कैसा करते, ये भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन हमने प्लेन टेबल में सीखा था। तो हम लोग ओरिएंटेशन करके ये यहाँ का टेबल उठा के यहाँ रख सकते, ये ए लाइन को अलाइन कर सकते बैक साइडिंग करके और फिर आपका ये स्टेशन पर ये लाइन आपके पास में पहले से बनी है, ये लाइन आपकी पहले से बनी है, फिर आपको एक आगे की लाइन और मिल जाएगी। फिर आप ये प्लेन टेबल को उठा के फिर आप यहाँ पे रखो। फिर डी पे आपको मैच करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये वाला पॉइंट आ गया। फिर डी से आपको बैक साइडिंग करना पड़ेगा फिर से। तो फिर से आपको एक ये वाली लाइन आपके पास में है, ये भी है, ये भी है और आपको आगे के पॉइंट को देख के आप ये वाली लाइन बना लेंगे। फिर सिमिलरली अगेन ये प्लेन टेबल आपको फिर से शिफ्ट करना है। अब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे उसको सेंटर करना पड़ेगा, फिर से बैक साइड करना पड़ेगा और उसका ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। अब ओरिएंटेशन करने के बाद आपके पास पहली लाइन थी, ये दूसरी भी थी, ये तीसरी भी थी, ये भी थी और ये भी आ जाएंगी। और ऐसा करके वन बाय वन हम लोग अलग अलग स्टेशन पे घूम के हमारे सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्वेशन लेके जो भी ट्रैवर्स है वो ट्रैवर्स हम लोग प्लेन टेबल से ही बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के सर्वे देखिए। पहला हमने देखा कि जो सबसे पहला था हमारा रेडिएशन मेथड। तो आपको एक आधे का खेत गिनना है तो खेत के बीच में जाओ, वहां पे प्लेन टेबल लगाओ और चारों जो भी कॉर्नर होंगे, पांचों भी कॉर्नर होंगे, उसके सबके डिस्टेंस गिनो और डिस्टेंस गिन के खेत का जो भी शेप है हमारा उसका आपका ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हैं। एंड दैट इज सिंपलेस्ट मेथड विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय भूमि अभिलेख ऑफिसर। और तो वो नजूल ऑफिसर आपके खेत में आके आपका प्लॉट जो है या खेत है उनके देता और दे आर यूजिंग रेडिएशन मेथड। तो ये रेडिएशन मेथड वो लोग यूज कर रहे हैं। दूसरी फिर है कि यदि आपको खेत में जाने की परमिशन नहीं है तो बाहर से रह के आपको करना है या फिर वाटर बॉडी है उसके बाहर से आपको उसका ट्रैवर्स का ड्राइंग बनाना है तो आप इंटरसेक्शन मेथड से भी उसको ट्राई कर सकते हो। फिर तीसरा हमने देखा था कि इसके आगे यदि हम लोग बड़ा ट्रैवर्स यदि है तो बड़ा ट्रैवर्स आपको पूरे अलग अलग स्टेशन पे आप ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं प्लेन टेबल से। इसके लिए आप बैक साइडिंग कर सकते और फिर आप सर्वे कर सकते। तो ऑल दिस टाइप ऑफ सर्वे वी हैव सीन लास्ट यूनिट। और फिर इसमें हमने और अलग से भी देखा था कि इस प्रकार से यदि हमने कंपास, थियोडोलाइट या फिर चेन सर्वे या प्लेन टेबल से ट्रैवर्स यदि बनाए तो हमारा पहले होता है कि जो ड्राइंग का मैप हमने बनाया, हमारे ग्राउंड का प्लॉट का मैप बनाया तो वो उस पर हमको लोगों को एरिया कैलकुलेट देना पड़ता है। तो एरिया कैलकुलेशन के लिए फिर हमने देखा था कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे थे। अब आपने कोई भी ड्राइंग बनाया यदि तो वो ड्राइंग का एरिया तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमको पता है कि रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, राइट एंगल का फार्मूला क्या है, या हाफ का फार्मूला, हाफ सर्कल का फार्मूला क्या है, फुल सर्कल का, इसके सब के एरिया हम लोग निकाल सकते। देयर आर डिस्टिंक्ट फार्मूला फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन ऑफ द एरिया। लेकिन यदि हमारा जो एरिया है, समझ लो हमारा एक ग्राउंड है, उसका शेप ऐसा काफी सारा इरेगुलर है, ऐसा शेप है, तो अब ये इतनी इरेगुलर बॉडी हो गई कि इसका एरिया यदि हमको निकालना है तो हमको कुछ तो भी नई टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेगी। अब उसके लिए सर्वे का इस्तेमाल करके हम लोग भले ही इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं और फिर भी इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू द डिफरेंट ट्रायंगल्स वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल और फिर सबको ऐड करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया निकालने के बजाय यहाँ पे तो ये अलग अलग एरिया निकालने के बजाय जब मेरा इरेगुलर एरिया आ जाए तो हमारे एक आधे वाटर बॉडी का मेरा जो मैप है वो मेरा सपोज थोड़ा सा ऐसा 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 ऐसा। अब इसका एरिया यदि निकालना है तो ये एरिया निकालने के लिए मुझे फिर
ये इस टाइप से प्लानीमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो दो प्लानीमीटर आपको देख रहे हैं। हमने पहला वाला देखा था मैकेनिकल प्लानीमीटर जो है, ये प्लानीमीटर इस्तेमाल करके भी हम लोग एरिया कर सकते थे। इन ओल्डन डेज वी आर यूजिंग दिस। इसके लिए हमारे पास में हमारा एक अलग से आर्म है और एक दूसरा भी आर्म है। तो इसको यहाँ पे एक इंडेक्स मार्क लगा, यहाँ पर वेट लगा होता है और यहाँ पे उसके ऊपर एक पेंसिल पॉइंट है। ये वाले आर्म के ऊपर हमारी स्केल लगी वाली है और यहाँ पे मेजरिंग का हमारा डायल है। तो दो है यहाँ पे, एक वर्टिकल व्हील है, एक हॉरिजॉन्टल व्हील है। तो आपको ये दोनों के ऑब्जर्वेशन लेना है। और फिर हमने देखा था कि ये पोलर प्लानीमीटर जो है, इससे हम लोग यदि मेजरमेंट लेते हैं तो वी कैन यूज द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट f माइनस आई प्लस माइनस 10n प्लस c। तो उससे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में हमने देखा था कि जैसा लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, थियोडाइट का इस्तेमाल किया, उन सबका कॉम्बिनेशन करके एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिसका हमने टोटल स्टेशन करके इसका इस्तेमाल बेसिक में हमने देखा था कि एडवांटेज ऑफ टोटल स्टेशन क्या है और कैसे टोटल स्टेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हमने अभी तक का देखे, तो हमको चेन सर्वे करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको मालूम है। लेवलिंग सर्वे के लिए हमको लेवल और स्टाफ यूज कैसे करना वो हमको मालूम है। एंगल गिनने के लिए हमको थियोडाइट का कैसा इस्तेमाल करना वो भी हमको मालूम है। बियरिंग गिनने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास का कैसा इस्तेमाल करना। अब ये जो सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट की फंक्शनलिटी एक ही इंस्ट्रूमेंट में आ गई और उसको हम लोग बोल रहे हैं टोटल स्टेशन। उसका नाम ये टोटल, यानी टोटल इंस्ट्रूमेंट का एक ही इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट अभी हमको धीरे धीरे सीखना है और इसका भी इस्तेमाल करके ऑपरेशन तो हमारे वही होंगे जो सर्वे में हमने किए थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि हमने जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट देखे सर्वे 1 में, वो सारे हमने बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट देखे, यानी चेन, कंपास, थियोडाइट, लेवल, इससे हमने प्लेन टेबल, इससे सर्वे किए हमने। अब उसमें से जो बचे वाले सर्वे है वो हमको सर्वे 2 के सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। जैसा कि सबसे पहला तो हमको थियोडाइट का इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा पहला यूनिट है टैकोमेट्री। फिर दूसरा यूनिट जाना है हमको, तो हमको रोड का जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमको अलग अलग प्रकार के ऐसे टर्निंग देने पड़ते हैं रोड के अंदर। तो कर्व का डिजाइन कैसे करेंगे, उसके लिए सर्वे कैसा करेंगे, तो दूसरा यूनिट कर्व का पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर तीसरा यूनिट हमने जो अभी देखा पिछले वाले स्लाइड में, ट्रायंगुलेशन करना है हमको, बड़े एरिया का सर्वे करना है, तो ट्रायंगुलेशन कैसा करेंगे, तीसरा यूनिट वो हम लोग देखने वाले हैं। और फिर हमारा चौथा यूनिट जो है वो चौथा यूनिट है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे, यानी वाटर बॉडी में, तालाब में, रिवर में, समुद्र में किस प्रकार से पॉइंट्स लेके हम लोग अलग ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और रीडिंग लेके हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर द हाइड्रोग्राफिक। और फिर लास्ट 2 यूनिट हमारे है, पहला है फोटोग्रामेट्री और दूसरा है फील्ड एस्ट्रोनॉमी एंड जीआईएस। तो इस प्रकार से हमारा जो सर्वे 1 का जो नॉलेज है इसका इस्तेमाल करके हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इस सेमिस्टर का सर्वे 2, उसके अंदर फिर से यूनिट देखने वाले हैं। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सर्वे 2 के जो सिलेबस है वो क्या है और फिर हम लोग पहले यूनिट से शुरुआत करेंगे एंड देन वी विल लर्न 1 by 1 फॉर द एडवांस survey in this subject of survey 2. So thank you for today's lecture.